हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी टीचर के लिए जीके जीएस का क्लास है। ठीक है, ये क्लास जो है बीपीएससी टीचर के लिए जीके जीएस का क्लास है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। यानी कि भारत में जो है स्थानीय स्वशासन का जनक जो है किसे माना जाता है, वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी है लॉर्ड रिपन। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड रिपन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड रिपन। यानी कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक जो है लॉर्ड रिपन को माना जाता है। यानी कि सेल्फ गवर्नेंस का जनक जो है वो लॉर्ड रिपन को माना जाता है, जिसे हिंदी में जो है स्थानीय स्वशासन भी कहा जाता है। अब है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है ठीक से सुमिलित है। तो कौन सा जोड़ा जो है इनमें से वो ठीक से सुमिलित है, वो पूछ रहा है। तो जो सही हो जाएगा वो होगा लॉर्ड एलनबरो सिंध का विलय। यानी कि लॉर्ड एलनबरो के समय जो है सिंध का विलय हुआ था। ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। अब है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है सही सुमिलित नहीं है। तो जो सही सुमिलित नहीं है वो हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस थर्ड एंग्लो मराठा वार। यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में जो है थर्ड एंग्लो मराठा वार जो है नहीं हुआ था। बाकी हेक्टर मुनरो के समय में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, ये सही है। लॉर्ड हेस्टिंग के समय जो है एंग्लो नेपाल वार हुआ था, ये भी सही है। लॉर्ड वेलेस्ली के समय जो है फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हुआ था, ये भी सही है। अब है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किस काल में हुई थी। द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन द पीरियड ऑफ। यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना जो है किस काल में हुई थी। तो ये जो है दोस्तों लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी। यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना जो है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुई थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना जो है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुई थी, जिससे हिंदी में जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कहते हैं। ठीक है, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना जो है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुई थी। अब है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। किसे जो है इंडियन आर्कियोलॉजी के फादर के नाम से जाना जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक जो है किसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम यानी कि फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के नाम से जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को जाना जाता है। यानी कि फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के नाम से जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को जाना जाता है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व का जनक जो है, भारतीय पुरातत्व का जनक जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अब है, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित किया गया था। तो ये जो है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में जो है प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम जो है पारित किया गया था। अब है, लॉर्ड डफरिन के वायसराय कार्यकाल की एक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी। यानी कि लॉर्ड डफरिन जब वायसराय था तो उसके कार्यकाल की एक महत्वपूर्ण घटना जो है कौन सी थी, वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है रामकृष्ण मिशन की स्थापना, ऑप्शन बी है ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना, ऑप्शन सी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ऑप्शन डी है पहली जनगणना की शुरुआत। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। यानी कि लॉर्ड डफरिन के वायसराय कार्यकाल की जो है एक महत्वपूर्ण घटना थी, वह थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है लॉर्ड डफरिन के ही शासनकाल में हुई थी। अब है, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब के प्रशासन से किसने की। भारत में जो है कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब के प्रशासन से जो है किसने की। ऑप्शन ए है बीजी तिलक, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है दादा भाई नारोजी, ऑप्शन डी है एनी बेसेंट। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले।
इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। यानी कि भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब के प्रशासन से जो है गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। यानी कि भारत में जो है करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब के प्रशासन से गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। अब है, मेरा मानना है कि कांग्रेस लड़खड़ाकर अपने पतन की ओर अग्रसर है और भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षाओं में से एक उसकी शांतिपूर्ण समाप्ति में सहायता करना है। ये किसने कहा है? स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। मेरा मानना है कि कांग्रेस लड़खड़ाकर अपने पतन की ओर अग्रसर है और भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षाओं में से एक है उसकी शांतिपूर्ण समाप्ति में सहायता करना। ये किसने लिखा है? ऑप्शन ए है लॉर्ड लीटन ने, ऑप्शन बी है लॉर्ड डफरिन ने, ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन ने, ऑप्शन डी है लॉर्ड मिंटो ने। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कर्जन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कर्जन। यानी कि लॉर्ड कर्जन ने ऐसा कहा था कि मेरा मानना है कि कांग्रेस लड़खड़ाकर अपने पतन की ओर अग्रसर है और भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षाओं में से एक उसकी शांतिपूर्ण समाप्ति में सहायता करना है। तो ये जो है लॉर्ड कर्जन ने कहा था। अब है, फूट डालो और राज करो की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? फूट डालो और राज करो की नीति जो है किसके द्वारा अपनाई गई थी? ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी है लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। यानी लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और राज करो की रीति अपनाई थी। यानी कि लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। अब है, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने कहा? मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति की महत्तम बचाव होगा। ये किसने लिखा? ऑप्शन ए है हर्बर्ट रिल्से, ऑप्शन बी है लॉर्ड लीटन, ऑप्शन सी है डब्ल्यू हंटर, ऑप्शन डी है एच.एन. ब्रेसफोर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा डब्ल्यू हंटर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा डब्ल्यू हंटर। यानी कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति की महत्तम बचाव होगा। ये डब्ल्यू हंटर के द्वारा जो है कहा गया था। मुसलमान यदि खुश है और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति की महत्तम बचाव होगा। ये डब्ल्यू हंटर के द्वारा जो है कहा गया था। अब है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने मुसलमानों पर विजय प्राप्त करने और उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था का प्रयोग किया था कांग्रेस के खिलाफ? निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने मुसलमानों पर विजय प्राप्त करने और उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था का प्रयोग किया था कांग्रेस के खिलाफ? ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी है लॉर्ड हार्डिंगे, ऑप्शन डी है लॉर्ड मिंटो। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड मिंटो। ठीक है, यानी कि लॉर्ड मिंटो जो है मुसलमानों पर विजय प्राप्त करने और उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था का प्रयोग किया था कांग्रेस के खिलाफ। अब है, बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया? बंगाल में जो है द्वैध शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया? ऑप्शन ए है वेरेलस्ट, ऑप्शन बी है वेंसीटार्ट, ऑप्शन सी है वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन डी है लॉर्ड क्लाइव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। यानी कि बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को जो है वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। यानी कि बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को जो है वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। अब है, गंगा नहर का उद्घाटन किसने किया? गंगा नहर का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए है महाराजा गंगा सिंह, ऑप्शन बी है लॉर्ड इरविन,
ऑप्शन सी है लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन डी है लॉर्ड लिटन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड इरविन। ठीक है, यानी कि गंगा नहर का उद्घाटन जो है लॉर्ड इरविन किया था। यानी कि गंगा नहर का उद्घाटन जो है दोस्तों लॉर्ड इरविन किया था। गंगा नहर का उद्घाटन किसने किया था फ्रेंड्स? तो लॉर्ड इरविन जो है गंगा नहर का उद्घाटन किया था। अब है भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? भारत में जो है सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? भारत में जो है सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है लॉर्ड ब्लेजली, ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। यानी कि भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। यानी कि भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है किया गया था। अब है निम्नलिखित में से किसने व्यापगत का सिद्धांत यानी कि हड़प नीति की शुरुआत की थी? निम्नलिखित में से किसने जो है व्यापगत का सिद्धांत यानी कि हड़प नीति की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी है वारेन हेस्टिंग। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स लॉर्ड डलहौजी। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। यानी कि लॉर्ड डलहौजी जो है उसने व्यापगत का सिद्धांत यानी हड़प नीति की सिद्धांत की जो है शुरुआत की थी। व्यापगत का सिद्धांत यानी कि हड़प नीति की शुरुआत जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। अब है ब्रिटिश भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? ब्रिटिश भारत में जो है सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी है लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन सी है वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन डी है लॉर्ड ब्लेजली। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। यानी कि ब्रिटिश भारत में सिविल सेवा का जनक जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। यानी कि ब्रिटिश भारत में सिविल सेवा का जनक जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। अब है श्रम की स्थितियां में सुधार के लिए भारत में पहला कारखाना अधिनियम किसके कार्यकाल में प्रस्तावित किया गया था? द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट इन इंडिया टू इम्प्रूव लेबर कंडीशन वाज प्रपोज ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ। यानी कि पहला कारखाना अधिनियम जो है किसके कार्यकाल में लाया गया था ताकि मजदूरों की कंडीशंस में जो है सुधार लाया जा सके। तो पहला कारखाना अधिनियम जो है किसने लाया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड रिपन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड रिपन। यानी कि पहला फैक्ट्री अधिनियम जो है, पहला कारखाना अधिनियम जो है लॉर्ड रिपन के ही कार्यकाल में लाया गया था ताकि मजदूरों की स्थितियां में जो है सुधार लाया जा सके। तो याद रखना है पहला कारखाना अधिनियम जो है लॉर्ड रिपन के ही शासनकाल में आया था। अब है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश भारत के इनमें से कौन वायसराय थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश भारत के इनमें से कौन जो है वायसराय थे? ऑप्शन ए है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी है लॉर्ड विलिंगटन, ऑप्शन सी है लॉर्ड लिथगो, ऑप्शन डी है लॉर्ड रीडिंग। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड विलिंगटन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड विलिंगटन। यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश भारत के वायसराय जो हैं लॉर्ड विलिंगटन थे। यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड विलिंगटन थे। यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय जो है दोस्तों
ब्रिटिश भारत के जो वायसराय थे उनका नाम विलिंगटन था। अब है गांधी जी द्वारा शुरू की गई दांडी यात्रा के समय भारत के वायसराय जो है कौन थे? गांधी जी द्वारा शुरू की गई दांडी यात्रा के समय भारत के वायसराय जो हैं कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड इरविन। यानी गांधी जी द्वारा शुरू की गई दांडी यात्रा के समय भारत के वायसराय जो हैं लॉर्ड इरविन थे। यानी कि गांधी जी जो है जब दांडी यात्रा शुरू किए थे उस समय भारत के वायसराय जो हैं लॉर्ड इरविन थे। अब आइए दोस्तों ज्योग्राफी का कुछ क्वेश्चंस कर लिया जाए। ठीक है, अब है ज्योग्राफी का कुछ क्वेश्चंस कर लिया जाए जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये आपके बीपीएससी टीआरई का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अब है ऑन विच माउंटेन इज तेहरान सिचुएटेड? तेहरान जो है किस पर्वत पर स्थित है? तेहरान जो है किस पर्वत पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जाग्रोस। ठीक है, इसका आंसर जो है वो हो जाएगा जाग्रोस। यानी कि तेहरान जो है जाग्रोस पर्वत पर स्थित है। यानी कि तेहरान जो है जाग्रोस पर्वत पर स्थित है। अब है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बर्फ रेखा सबसे कम है? Which of the following areas has the lower snow line? निम्नलिखित में से जो है किस क्षेत्र में बर्फ रेखा सबसे कम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आल्प्स क्षेत्र। आल्प्स क्षेत्र में जो है बर्फ रेखा सबसे कम है। आल्प्स क्षेत्र में जो है दोस्तों बर्फ रेखा सबसे कम है। अब है जिन चट्टानों में जीवाश्म होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? रॉक्स विच कंटेन फॉसिल्स आर कॉल्ड। यानी कि जिन चट्टानों में जीवाश्म होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें जो है अवसादी चट्टानें यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। जिन चट्टानों में जीवाश्म होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें जो है अवसादी चट्टान यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स जो है कहा जाता है। अब है पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह क्या कहलाती है? द रॉकी सरफेस फाउंड ऑन माउंटेन पीक इज कॉल्ड। पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह जो है क्या कहलाती है? तो ये जो है फेल्सेनमीर कहलाती है। ये जो है फेल्सेनमीर कहलाती है। यानी कि पर्वत शिखर पर मिलने वाली जो चट्टानी सतह है वह फेल्सेनमीर कहलाती है। ठीक है, अब है सहारा रेगिस्तान किस प्रकार का रेगिस्तान है? व्हाट टाइप ऑफ डेजर्ट इज द सहारा डेजर्ट? व्हाट टाइप ऑफ डेजर्ट इज द सहारा डेजर्ट? यानी कि सहारा रेगिस्तान जो है किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो ये जो है ये हो जाएगा गर्म। यानी कि सहारा रेगिस्तान जो है वो गर्म रेगिस्तान है। यानी कि सहारा रेगिस्तान जो है गर्म रेगिस्तान है। अब है निम्नलिखित में से कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग अर्थक्वेक इज सीरियस एंड डिस्ट्रक्टिव? विच वन ऑफ द फॉलोइंग अर्थक्वेक इज सीरियस एंड डिस्ट्रक्टिव? निम्नलिखित में से कौन सा एक भूकंप जो है गंभीर और विध्वंसकारी है? तो ये हो जाएगा भ्रंश मूलक भूकंप यानी कि फॉल्ट अर्थक्वेक। भ्रंश मूलक भूकंप यानी कि फॉल्ट अर्थक्वेक जो है एक गंभीर और विध्वंसकारी भूकंप है। ठीक है, ठीक है। अब है ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है? ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है? व्हाट इज द फाइनल सिंबल ऑफ बाल्कोनिक एक्टिविटी? ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है? तो ये हो जाएगा धुआरे यानी कि जिसे बाती मुख कहते हैं। ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक जो है धुआरे हो जाएगा जिसे बाती मुख कहते हैं। अब है टफ
किससे संबंधित है? तो ये जो है ज्वालामुखी राख से संबंधित है। टफ जो है किससे संबंधित है? तो टफ जो है ज्वालामुखी राख से संबंधित है। टफ किससे संबंधित है? तो टफ जो है ज्वालामुखी राख से संबंधित है। अब है भ्रंश स्कार्प होता है। तो भ्रंश स्कार्प जो है क्या होता है? तो भ्रंश स्कार्प जो है दोस्तों विवर्तनिक होता है। भ्रंश स्कार्प जो है विवर्तनिक होता है। अब है भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन द्वारा किया जाता है? विच मशीन मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक? भूकंप की तीव्रता का मापन जो है किस मशीन के द्वारा किया जाता है? तो ये हो जाएगा सिस्मोग्राफ। ये हो जाएगा सिस्मोग्राफ। यानी कि भूकंप की तीव्रता का मापन जो है सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। यानी कि भूकंप की तीव्रता का मापन जो है सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। अब है रिक्टर स्केल से किसका मापन किया जाता है? व्हाट इज मेजर्ड बाय द रिक्टर स्केल? रिक्टर स्केल से जो है किसका मापन किया जाता है? तो रिक्टर स्केल से जो है भूकंप की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक को जो है मापा जाता है। रिक्टर स्केल से जो है भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। रिक्टर स्केल से जो है भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। अब है निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज ए पार्ट ऑफ द अमेजन रिवर बेसिन? निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों वेनेजुएला। ये हो जाएगा दोस्तों वेनेजुएला। यानी कि वेनेजुएला देश जो है अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है। यानी कि वेनेजुएला नदी जो है अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है। वेनेजुएला नदी नहीं दोस्तों, वेनेजुएला देश है। तो ये जो वेनेजुएला देश है ना वो अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है। वेनेजुएला देश जो है दोस्तों अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है। अब है अल नीनो धारा कहाँ बहती है? अल नीनो धारा कहाँ बहती है? तो ये बहती है प्रशांत महासागर में। अल नीनो धारा जो है प्रशांत महासागर में बहती है दोस्तों, याद रखना है इसे। अल नीनो धारा जो है प्रशांत महासागर में बहती है, इसे याद रखना है दोस्तों। अब है पनामा नहर किसे जोड़ती है? तो पनामा नहर जो है प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर किसे जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जो है पनामा नहर जोड़ती है। अब है वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है। द एटमोस्फेयर रिसीव्स इट्स मैक्सिमम एनर्जी फ्रॉम। वायुमंडल जो है अपनी अधिकतम ऊर्जा किससे प्राप्त करती है? तो ये प्राप्त करती है दीर्घ पार्थिक विकिरण तरंगों से, यानी कि लॉन्ग टेरिस्टेरियल रेडिएशन वेव से। दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से जो है वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा जो है प्राप्त करती है। अब है वायुमंडल में ऑक्सीजन का वृहद एवं उच्च स्रोत है। विच इज द लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमोस्फेयर? व्हाट इज द लार्जेस्ट एंड द हाईएस्ट सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमोस्फेयर? यानी कि वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन का वृहद एवं उच्च स्रोत जो है वो कौन सा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस ऑफ मैरीन प्लांट्स। यानी कि समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से वायुमंडल में ऑक्सीजन का वृहद एवं उच्च सोर्स जो है वो हो जाएगा समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से। समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से जो है वायुमंडल में ऑक्सीजन जो है सबसे वृहद एवं उच्च सोर्स में पाया जाता है। अब है वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर? वायु में जो है ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो ये हो जाएगा 21%। वायु में जो है ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है?
तो वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत जो है 21% होता है। वायु में जो है ऑक्सीजन का प्रतिशत जो है दोस्तों 21% होता है। अब है वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? विच लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर हैज द लोएस्ट टेम्परेचर? वायुमंडल की किस परत का तापमान जो है सबसे कम होता है? तो ये हो जाएगा मध्यमंडल, मीसोस्फेयर। वायुमंडल की किस परत का तापमान जो है सबसे कम होता है? तो ये हो जाएगा मध्यमंडल यानी कि मीसोस्फेयर। वायुमंडल की जो मध्यमंडल जो परत है दोस्तों उसका तापमान सबसे कम होता है। वायुमंडल की जो मध्यमंडल की परत है दोस्तों उसका तापमान जो है सबसे कम होता है। अब है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? Which of the following options is the correct order of layers of the atmosphere starting from the earth's surface? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो ये हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले क्षोभ मंडल होगा, फिर समताप मंडल, फिर मध्यमंडल, फिर तापमंडल। यानी कि सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर होगा, फिर स्ट्रेटोस्फेयर होगा, फिर मीसोस्फेयर होगा, फिर थर्मोस्फेयर होगा। अंग्रेजी में भी स्लाइड रख लिए हैं ज्योग्राफी का, ताकि अंग्रेजी वाले बच्चों को भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ट्रोपोस्फेयर होगा, फिर स्ट्रेटोस्फेयर होगा, फिर मीसोस्फेयर होगा, फिर थर्मोस्फेयर होगा। यानी कि पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का जो सही क्रम है वो हो जाएगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल और तापमंडल। अब है निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलता या चलती है? Which of the following currents blows from Mediterranean Sea towards the northeastern part of India? निम्नलिखित में से कौन सा यह सी भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलता या चलती है? तो ये हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। यानी कि पश्चिमी विक्षोभ जो है दोस्तों भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती है। पश्चिमी विक्षोभ जो है, पश्चिमी विक्षोभ जिसे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, ये भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती है। अब है शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल है। व्हाट इज द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस विच रिमेन एक्टिव इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया ड्यूरिंग विंटर्स? तो ये क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क रख देते हैं, ठीक है। अब हम लोग फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। जो लोग भी नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सभी लोग जो है वीडियो को लाइक भी करेंगे दोस्तों, ताकि आने वाले सभी लोग जो है वीडियो को लाइक भी करेंगे दोस्तों, और सभी लोग जो है वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे। चलिए तो फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। आप लोग होमवर्क करना ना भूलें, ठीक है। आप लोग होमवर्क करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।